चैप्टर 13 दक्षिण। तारे धुंधले हो गए, पूर्व का रंग लाल हो गया और सूर्य उदय हुआ, जिससे पता चला कि लिवोआ चला गया है। आकाश में बादल नहीं थे, समुद्र में पाल या सीप का नामोनिशान नहीं था। ले मुआन अपने बाएं कंधे पर उगते सूरज की तपिश के साथ धनुष पर बैठी हुई आगे बढ़ती हुई लहरों के लंबे स्तरों को देख रही थी, जैसे वे आ रहे थे और गुजर रहे थे। किरमारेक उनके सामने झुक रहा था, दूर दक्षिणी समुद्री रेखा और उसके पार कैरोलिन का रास्ता देख रही थी। अपनी आंखें बंद करके और कंपास की सुई की तरह उत्तरी चुंबकीय ध्रुव को खोजते हुए वह कैरोलिन की जगह बता सकती थी, और जब वह हवा से उड़ते हुए मैदानों में देखती थी तो उसके दिमाग में बादलों का कोई निशान नहीं था, आगे सब कुछ उज्ज्वल था। स्रू ने उसे यह स्पष्ट कर दिया था कि ताउरी को कोई नुकसान नहीं होगा, और पीटरसन के साथ उसके मन में जो भी आखिरी संदेह था वह दूर हो गया था। वह स्रू पर भरोसा करती थी और वह रंटन पर भरोसा करती थी, जिसने उससे, कार्लिन और कनका चालक दल से विनम्रता से बात की थी। पीटरसन के बारे में, जिसने उसे सबसे पहले भयभीत किया था और उस जहाज पर एकमात्र भरोसेमंद आदमी था, उसे हमेशा संदेह था। उस पहली छाप से, उसकी दाढ़ी, उसकी कर्कश आवाज और पीटरसन के बारे में स्रू ने जो कहा था और कैसे वह सब कुछ निगल जाएगा, यानी कैरोलिन के मोती, वे रहस्यमय मोती जिन्हें गोरे लोग संजो कर रखते थे और जिनके बारे में उसके कान के पीछे छिपे आकर्षण ने स्रू से बात की थी। वो हमेशा इसे सुरक्षा के तौर पर पहनती थी और उसे इस बात में जरा भी संदेह नहीं था कि इसने स्रू से बात की थी, ठीक वैसे ही जैसे कोई व्यक्ति बात कर सकता है, और उसे उन दूसरे मोतियों के बारे में बताया था जिन्हें उसने अक्सर देखा था और उनसे खेला था जब सीपों को उनके खोल की खातिर समुद्र तट पर सड़ने के लिए फेंक दिया जाता था। उसे जरा भी संदेह नहीं था कि उसके कान के पीछे के ताबीज की वजह से ही यह सुखद वापसी और पीटरसन का खात्मा हुआ था। क्या वह गलत थी? जैसे ही वह झुकी, सिर के पाल से निकलने वाली हवा उसके बालों को हवा दे रही थी। जहाज और उसका चालक दल, समुद्र और उसकी लहरें, सब गायब हो गए, जिससे पदार्थ घुल गया और फिर से क्रिस्टलीकरण की किसी प्रक्रिया से कैरोलिन का समुद्र तट बन गया। लंबा दक्षिणी समुद्र तट जहां हवा में रेत फुसफुसा रही थी, गर्म दक्षिणी समुद्र तट जहां सूरज से झुलसे ताड़ के पेड़ दोपहर के पीतल के आसमान और भोर और शाम के कोमल आसमान की ओर अपने पत्ते उठाए हुए थे, वह समुद्र तट जिसके ऊपर रात में तारे आसमान के घूमते हुए गुंबद के साथ घूम रहे थे। उसने देखा कि एक डोंगी किनारे पर आ रही है और डोंगी चलाने वाला अब समुद्र तट पर है। उसकी आंखें सूरज की रोशनी के सामने सिकुड़ी हुई हैं, आंखें समुद्र की तरह रंगी हुई हैं जब तूफान का भूरा रंग उसके नीले रंग के साथ मिल जाता है। सूरज उसके लाल सुनहरे बालों पर था और वह रेत पर हल्के से चल रहा था, कनक की तरह नहीं, कोई उसके पैरों पर छोटे छोटे पंख देख सकता था। जलती हुई लैगून के सामने उसका नंगा शरीर नीले रंग की लौ के सामने सोने की लौ की तरह दिख रहा था। ये ताउरी था, ताउरी जैसा कि उसने उसे पहली बार देखा था, उस दिन जब वह एयोमा को डोंगी निर्माण के लिए आमंत्रित करने आया था। ऐसा लग रहा था जैसे उस दिन भाग्य ने अचानक उसके ऊपर से वह पर्दा हटा दिया था जो उसे दिखा रहा था कि उसे क्या चाहिए, वह एकमात्र चीज जो इस जीवन या अगले जीवन में उसके लिए मायने रखेगी। जैसे ही वह झुकी, उसके बालों और मन में हवा दूर तक उड़ते हुए पक्षी की तरह बह रही थी। चांदी के बिना शाफ्ट वाले तीर के सिरे जैसी उड़ती हुई मछलियां नीले पानी में गुजरी और फड़फड़ाने लगी, और अब एक कछुआ जो धनुष की आवाज और तेजी से आते हुए स्कूनर की चरमराहट से परेशान होकर सोता हुआ तैर रहा था, चुपचाप गहराई में डूब गया और लहरों पर केवल कुछ बुलबुले छोड़ गया। कार्लिन डेक पर आ गया था। रंटन ने टूटी हुई अलमारी या विस्की के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा था। जहाज से शराब पूरी तरह से साफ हो चुकी थी और उसके लिए यही काफी था। जब वह दूसरे के कुछ मिनट बाद डेक पर आया तो उसने बीचकॉम्बर को आफ्टर रेलिंग पर झुकते हुए पाया। स्कूनर के पीछे एक शार्क लटकी हुई थी। गहरे समुद्र में चलने वाला जहाज अकेले नहीं चलता। वह रेमोरा से लेकर जो पूरी यात्रा के दौरान उसके पीछे पीछे चलती है, बोनेटो तक सभी तरह की मछलियों को साथ और आश्रय देती है। शार्क के सामने चम्मच के चारे की तरह चमकती हुई एक पायलट मछली नीले और सुनहरे रंग की चमक में दिखाई दे रही थी। कार्लिन ने इन बातों पर विचार करना छोड़ दिया और पाया कि रंटन उसके पास है।
देख पर रात बिताने के बाद नहाने के लिए नीचे जाते समय कार्लिन को नाश्ते के समय दूसरा व्यक्ति मिला था। दोनों में से किसी ने भी पिछली रात की घटना के बारे में बात नहीं की थी, न ही अब उन्होंने कुछ कहा। वो हमारे पीछे लगातार आ रहा है न? कार्लिन ने कहा, पीछे से राक्षस को देखने के लिए मुड़ते हुए। लगता है कि वह तैर भी नहीं रहा है और वह 8 नॉट की रफ्तार से जा रहा है। वो किस लिए हमारे पीछे इस तरह से आ रहा है? क्या तुमने पहले कभी शार्क नहीं देखी? रंटन ने पूछा। हाँ, और मैंने उन्हें कभी किसी जहाज का पीछा करते हुए नहीं देखा है, कार्लिन ने जवाब दिया, और मैं उन्हें देखने के लिए तैयार नहीं हूँ, खासकर अब। अब क्यों? साथी ने पूछा, लेकिन कार्लिन उस विषय से कतराने लगे जो दोनों के मन में था। ओह, मुझे नहीं पता, उसने कहा, मैं हमारे सामने के मार्ग के बारे में सोच रहा था। बताओ, अब हम तैयार हैं और इसके लिए रवाना हो रहे हैं। क्या तुम उस द्वीप तक पहुंचने के बारे में निश्चित हो? जरूर, साथी ने कहा। तो फिर आप नेविगेशन के काम में जितना दिखावा करते हैं उससे कहीं बेहतर हैं, कार्लिन ने कहा। मुझे आपके बारे में जो पसंद है वह ये है कि आप चीज़ों को छिपाने का तरीका अपनाते हैं। मैंने कुछ भी नहीं छिपाया है, दूसरे ने जवाब दिया। मैं नेविगेशन में बहुत खराब हूँ, लेकिन मेरे पास एक नेविगेटर है जो हमें वहां तक वैसे ही ले जाएगा जैसे एक गोली लक्ष्य तक पहुंचाती है। स्रू कुछ नहीं कनक लड़की, वह एक मरियारा है। कभी उनके बारे में सुना है? आप उन्हें कनक के बीच पाते हैं। हर कनक को दिशा का अच्छा ज्ञान होता है, लेकिन एक मरियारा उसे उसके द्वीप से दूर ले जाएं और वह कबूतर की तरह घर वापस आ जाएगा यदि उसके पास डोंगी है और वह काफी देर तक नाव चला सकता है। जिस द्वीप से हमने लड़की को लिया वह मोती द्वीप है। वह वहीं पैदा हुई और पली बड़ी, और यह उसकी हर चीज का केंद्र है। स्रू ने उससे और मोतियों के बारे में सब कुछ जान लिया और हमें वापस ले जाने के लिए उससे तय किया। पता नहीं उसने उससे क्या वादा किया है, मुझे लगता है कि उसे बस कुछ मोती चाहिए और वह वही पालेगी, लेकिन यही तो है। हमें बस कंपास के साथ दक्षिण की ओर बढ़ना है और वो हमें सही कर देगी। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसे कितनी छूट है या धारा का रुख है या सुई की कोई भी बेवकूफ़ी भरी चाल। वो कभी भी कंपास के बारे में चिंता नहीं करती, वह अपनी नाक के सामने सीधे देख लेती है कि उसे कहाँ जाना है। उसी तरह जब जमीन नज़र में आती है तो आप उसे देखते हैं और उस ओर बढ़ जाते हैं। क्या वह गाड़ी चला सकती है? कार्लिन ने पूछा, जो उस दिन डेक पर नहीं था जब स्रू ने उसे गाड़ी चलाने के लिए बैठाया था। रंटन उस ओर मुड़ी जहां लड़की धनुष पर खड़ी थी, उसे पीछे बुलाया और उसे पहिया सौंप दिया। जब उसने महसूस किया कि जहाज थोड़ा ऊपर की ओर झुका हुआ खड़ा है, तो उसने कुछ बिंदुओं पर अपना रास्ता बदल दिया। किरमाडिक उस सीमा तक अपने रास्ते से भटक गया था, जो कि बहाव के कारण था। उस क्षण से जहाज ले मुआन के हाथों में था, जो हमेशा खुली हवा में रहने वाले प्राणी की तरह ही अथक था। वो नींद और आराम के लिए अंतराल के साथ पहिए पर रहती थी, हमेशा लौटते समय जहाज को अपने रास्ते से भटका हुआ पाती थी। अभी भी दक्षिण की ओर जा रही थी, लेकिन अब वो उस सटीक और चमत्कारी रेखा पर नहीं थी जो उसके और कैरोलिन के बीच सहज ज्ञान द्वारा खींची गई थी। छूट के रूप में त्रुटि या लहरों का प्रभाव या धारा का सेट कभी भी जहाज को उस रेखा के पूर्व या पश्चिम की ओर नहीं धकेल सकता था, क्योंकि रेखा जहाज के साथ चलती थी, और जैसे जैसे यात्रा छोटी होती जाती थी, केंद्र पसारक गति में गेंद से बंधी एक लगातार छोटी होती हुई डोरी की तरह, ये किरमाडिक को आखिरकार कैरोलिन तक ले आती थी। चाहे वह अपने रास्ते से कितनी भी दूर क्यों न हो जाए, चाहे 50, 100, 200 मील पूर्व या पश्चिम की ओर उड़ा जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका सिर कैरोलिन की ओर मुड़ जाएगा। उस विचित्र नौवहन उपकरण ले मुआन के दिमाग में एकमात्र दोष ये था कि वह कैरोलिन से दूरी के प्रति अंधा था। खिंचाव किसी भी दूरी के लिए एक जैसा था, और अगर किसी अंधेरी रात में अचानक द्वीप उनके सामने आ जाता, तो वह उस पर जहाज को ढेर कर देती जब तक कि चट्टान की आवाज से चेतावनी न मिल जाती। रंटन ने लॉग को आगे बढ़ाया। उसे कैरोलिन और लेवोआ के बीच की दूरी का मोटा मोटा अंदाजा था, लेकिन उसने ले मुआन को लॉग को समझाने की कोशिश नहीं की। अगर उसने ऐसा किया होता तो उसका श्रम व्यर्थ हो जाता। ले मुआन को समय के बारे में कोई जानकारी नहीं थी,
जिसे हम घंटों, मिनटों और सेकंडों में विभाजित करते हैं। उसके लिए समय एक वस्तु थी, कोई अमूर्त विचार नहीं, एक ऐसी वस्तु जो हमेशा मौजूद रहती है, फिर भी दिखने में बदलती रहती है, ऊर्जा। समय की पहचान बस ऊर्जा द्वारा ऊर्जा की लय की पहचान है। ले मुआन ज्वार भाटे में, सूर्योदय और सूर्यास्त में, मछलियों के झुंड के आने जाने में, नींद और जागने में लय पहचानती थी, लेकिन मनुष्य की बुद्धि की उन कल्पनाओं, घंटों, मिनटों, वर्षों के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं थी। हमेशा वास्तविकता के संपर्क में रहने वाली, वह इस सत्य के साथ स्पष्ट रूप से जुड़ गई थी कि कोई अतीत नहीं है, कोई भविष्य नहीं है, वर्तमान के लयबद्ध परिवर्तन के अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन हालांकि वह वास्तविक दिन के अनुभवजन्य अंशों में विभाजन को समझने में असमर्थ थी, लेकिन कंपास, जो मनुष्य की बुद्धि की विजय थी, उसके लिए कोई कठिनाई नहीं थी। जब रंटन ने उसे समझाया कि यह उसकी ओर इशारा कर रहा है, तो वह समझ गई, सुई कैरोलिन से दूर इशारा कर रही थी। कार्ड पर बना फूल डी लिस, जो उसे मछली के भाले के सिरे जैसा लग रहा था, कैरोलिन से दूर, यानी दक्षिण से दूर की ओर इशारा कर रहा था। कंपास कार्ड घूम गया, वह नहीं जानती थी कि कंपास कार्ड बिल्कुल स्थिर था, कि गति का यह आभास जहाज के परिवर्तित मार्ग के कारण उत्पन्न एक भ्रम था, कि जहाज कार्ड पर घूम रहा था न कि जहाज पर रखे कार्ड पर। अगर वह जहाज को पूर्व की ओर जाने देती, तो कार्ड हिल जाता और उसकी दिशा बोध उसे तुरंत बता देता कि फ्लूर डी लिस अभी भी कैरोलिन से दूर की ओर इशारा कर रहा था। उसने इस मामले पर स्रू से बात की। स्रू, जिसने जहाज़ों पर 2 यात्राएं की थीं और जो अभी भी एक कुशल स्टीयरमैन था, ने अपने पहले कप्तान द्वारा कंपास के बारे में दिए गए स्पष्टीकरण को पूरी तरह से सच मान लिया था। उसमें एक देवता था जो उसे ठीक उसी तरह से पकड़े हुए था, और अगर स्रू ने कार्ड को निर्धारित मार्ग से डगमगाने दिया, तो देवता सबसे अधिक संभावना से बिनकल से बाहर निकलकर स्रू को अगले सप्ताह के मध्य में लात मार देगा। वही एक यानकी कप्तान था और उसने स्रू को एक बेहतरीन स्टीयरमैन बनाया था। ले मुआन समझ गई, वह देवताओं में विश्वास करती थी, शार्क के दांत वाले नानीवा से लेकर सौम्यनान तक, वह उन पर विश्वास करती थी, ठीक वैसे ही जैसे गोरे लोग अपने देवताओं पर विश्वास करते हैं, कुछ शर्तों के साथ, लेकिन ये किसी भी देवता के बारे में उसकी अब तक की कल्पना से अलग था। उसे बिनेकल में रखने के लिए बहुत छोटा होना चाहिए, बहुत छोटा और हमेशा उद्देश्यपूर्ण भाले की नोक को कैरोलिन से दूर रखते हुए। क्यों? रंटन ने भाले की नोक की ओर नीचे और उत्तर की ओर इशारा किया था और उसे बताया था कि भाला हमेशा उधर ही इशारा करता है, हमेशा कैरोलिन की दिशा से दूर। क्यों? उसने उससे यह नहीं पूछा था कि कार्ड क्यों हिला, या ऐसा प्रतीत हुआ कि वह क्यों हिल रहा था, स्रू ने उसे पहले ही बता दिया था। उसे यह महसूस हुआ कि वह छोटी सी कैद कैरोलिन के पास जाने के खिलाफ थी, लेकिन किसी को भी इससे कोई आपत्ति नहीं थी, फिर भी वे हमेशा उससे सलाह मशविरा करते थे। रंटन जब गाड़ी चलाता था और स्रू और मारू, जो एक अच्छा खेवनहार भी था, प्रतिदिन दोपहर के समय रंटन डेक पर आता और पीटरसन के सेक्सटेंट से सूर्य का अवलोकन करता, जबकि कार्लिन, यदि वह डेक पर होता, तो अपनी जांघ पर हथकड़ी लगा लेता और मुड़कर रेलिंग पर झुककर बिना देखे हंसता। रंटन सिर्फ दिखावा कर रहा था, ताकि चालक दल के लोग उसे समुद्र में अपना रास्ता खोजने में पीटरसन जितना ही अच्छा समझें। स्रू ने दूसरों को कभी नहीं बताया था कि वे पूरी तरह से ले मुआन पर निर्भर हैं, ये तथ्य कि वह एक रास्ता खोजने वाली थी, उन्हें पता था, लेकिन बाद के पहरेदारों के लिए दिखावा करना भी अच्छा है। रंटन को इस मामले के बारे में जितना पता था, शायद वह बियर की बोतल से सूरज को देख रहा था, लेकिन चालक दल यह नहीं बता सका। इसलिए, एक नाविक के रूप में, वह लड़की से ऊपर उनके दिमाग में एक स्थान रखता था। रात में जब बिनकल लैंप जलाया जाता था और वह पहिए पर होती थी, तो उसकी नज़र कांपते हुए कार्ड पर जाती थी। वह जहाज को उसके रास्ते से थोड़ा अलग कर देती थी, ताकि उसे चलते हुए देख सके। उसने देखा कि वह हमेशा उसी तरह से आगे बढ़ता था, रास्ते में बदलाव के विपरीत दिशा में। अगर स्कूनर का सिर स्टाबोर्ड की तरफ मुड़ता, तो कार्ड पोर्ट की तरफ घूमता और इसके विपरीत। उसने उसके कामों का अध्ययन ऐसे किया जैसे कोई किसी अजीब जानवर के कामों का अध्ययन करता है,
लेकिन उसने कभी भी उसे अपने दिमाग या अपने कामों में बदलाव करते नहीं देखा। रात में उसे हमेशा ऐसा लगता था कि जहाज के शिखर पर मौजूद चीज, चाहे वह देवता हो या शैतान, उसके प्रति शत्रुतापूर्ण है या उसे चेतावनी दे रही है कि वो जहाज को कैरोलिन वापस न ले जाए। दिन में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। इसलिए तारों के नीचे और फॉस्फोरसेंट समुद्र के ऊपर केरमाडेक दक्षिण की ओर बढ़ गया, हमेशा दक्षिण की ओर। धधती हुई सुबहें बंदरगाह की रेलिंग पर छलांग लगा रही थीं और विशालकाय सूर्यास्त टाइटन्स के खून से लथपथ आसमान में डूब रहे थे, जब तक कि एक सुबह ले मोआ ने रंटन को पहिया सौंपते हुए आगे की ओर इशारा किया और फिर आगे बढ़ गई। उसका काम पूरा हो गया था। दूर आगे, आसमान को फीका करते हुए, कैरोलिन की लैगून की लपटें चमक रही थीं।